हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और ये है हमारी बुक ऐप सीरीज का डे 7 यानी कि थलाफूरा रीजन। वाओ। हम अपनी जो बुक कंप्लीट कर रहे हैं वह 90 डे बुक ऐप प्लानर, जो माई पाठशाला की बुक है। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हमारी सीरीज बुक एविस्फीयर। वी आर बर्ड्स विल फ्लो एंड लर्निंग विल ग्लो। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्लाइड, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सो फर्स्ट है ऑफ वेरी बैड मोरल्स एंड डिजनरेट, यानी कि जिसके अंदर जो बिल्कुल भी मोरल सेंस नहीं हो। एक टाइप से बोलें तो मतलब नीच टाइप का पर्सन, यानी कि उसके अंदर कोई मतलब उसका बहुत ज़्यादा ही खराब कैरेक्टर है, उसको बोलेंगे चरित्रहीन हिंदी में। एंड इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड मीन्स एक और सेंस में यूज होता है। डिप्रेव्ड मीन्स होता है वंचित, यानी कि उसका जो पालन पोषण इतने अच्छे से नहीं हुआ कि उसके अंदर कुछ अच्छे गुण हो, मोरल सेंस हो, तो उस सेंस में उसके लिए पर्सन के लिए यूज करते हैं डिप्रेव्ड। याद रहेगा डिप्रेव्ड। एंड याद करने के लिए कैसे याद करें, तो ठीक है, अपने मन से याद कर लीजिए। डिप्रेव्ड मीन्स वंचित पर्सन, यानी कि जो चरित्रहीन है, नीच है, उसके लिए यूज करेंगे डिप्रेव्ड। ओके। सेकंड, द एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग, यानी कि एक्यूमुलेटिंग मीन्स होता है इकट्ठा करना, ओके। सो एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना। एंड एक्यूमुलेट से सेम वर्ड से ये मीनिंग स्टार्ट हो रही है, एक्रूअल। एक्रूअल मीन्स होता है किसी चीज में धीरे धीरे वृद्धि होना। जैसे आपके मार्क्स देखें तो स्टार्टिंग में कैसे 100 से शुरुआत होती है, 110 आने लगते हैं, 120, 125, 135, 145, 160 तक। इसी तरह आपके मार्क्स जो मॉक्स में होते हैं वह धीरे धीरे इस तरह से बढ़ते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं धीरे धीरे वृद्धि होना। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्रूअल। ठीक है। सो डिप्रेव्ड मीन्स जो वंचित है, यानी कि मोरल सेंस में इसका ज़्यादा यूज होता है। वैसे और बाकी चीज सुख सुविधाओं से वंचित है, उसके लिए भी डिप्रेव्ड वर्ड यूज करते हैं। एंड सेकंड जो एक्रूअल, यानी कि धीरे धीरे किसी चीज में वृद्धि होना। ओके। थर्ड इज बॉडी एम्बाल्म्ड फॉर ब्यूरियल। जो पिरामिड वगैरह नहीं होते थे, ऐसे बनते हैं पिरामिड। ओके। जो गीजा वगैरह में बने हुए हैं उधर उस साइड अफ्रीका में, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं ममी। आप लोगों ने देखे होंगे मूवीज वगैरह में कि जो डेड बॉडी होती है उनके ऊपर, मतलब एक कोई डेड बॉडी है मान लीजिए हो, एंड इसके ऊपर ऐसी ऐसी पट्टी लिपटी रहती है सारी बॉडी में, तो इनको बोलते हैं ममीज। याद रहेगा, ये तो सिंपल है, आप जानते हैं ममी यानी कि पुराना, ये तो याद नहीं करना। जैसे इनको सेफ रखने के लिए इनकी बॉडी को उनके ऊपर एक कोई कोटिंग मेडिसिन वगैरह की करके केमिकल्स की इसके ऊपर पट्टी टाइप की बांध देते थे, तो इनको बोलते थे मम्मी। ओके। नंबर फोर्थ इज टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि किसी चीज का बिना विरोध करे हुए उसको स्वीकार कर लेना। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्विस, ACQUIES। इसकी स्पेलिंग इंपोर्टेंट है, स्पेलिंग। ओके, याद रहेगा, इसकी स्पेलिंग इज वेरी मच मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्विस, यानी कि आपसे किसी ने कुछ बोला एंड आपने उसको मतलब बिना मना किए स्वीकार कर लिया। इसके लिए मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, याद हो आपको, अच्छे से याद हो तो कमेंट करना। एंड एक ईडियम भी बताया था कि जब कोई मतलब बिल्कुल भी दूसरा कोई ऑफर करता है, कल बताया था एट वंस बैक एंड कॉल, बताया था ना, मतलब पिछले वाले लेक्चर में। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्विज, यानी कि संतुष्ट हो जाना। एक्विज, इसको याद कैसे रखें, एक्विज ओ ओ ओ। तो इसको याद करने के लिए देखो इसकी स्पेलिंग पढ़ते हैं, तो ए कोई स, तो इधर ए अपन
थोड़ा सेंस क्या अपन ने थोड़ा मतलब याद करने के लिए है केवल AQUIET एंड एक्वाइट्स। तो इसमें जो लास्ट में आ रही है एस की साउंड है तो उसको ऐसे लिख लेते हैं ए क्वाइट यस। क्वाइट मीन्स चुपचाप, तो चुपचाप किसी ने हाँ कर दी, एक्वाइट्स ए क्वाइट यस। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं लिंक करके। आ क्वाइट यस यानी कि यस मीन्स हाँ करना, क्वाइट मीन्स शांति से। तो बिना कुछ विरोध किए किसी ने हाँ कर दी, बिना प्रोटेस्ट के। प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध, तो उसको बोलते हैं एक्वाइट्स, यानी कि संतुष्ट होकर किसी चीज को स्वीकार कर लेना, चाहे वह कैसी भी हो। एंड मम्मी तो आपको याद रहेगा। फिफ्थ इज इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। क्रिकेट में बहुत सुना होगा इनक्रेडिबल शॉट, क्या लाजवाब इनक्रेडिबल शॉट मारा है, यानी कि जिस पे आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, इतना शानदार। ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है किसी अच्छे के लिए। एंड सिक्स इज वन डिवोटेड टू सेंसुअल प्लीजर्स स्पेशली फूड, यानी कि जो फूड के लिए बहुत ज़्यादा लालची हो। अपन ने कल पढ़ा था यानी कि पिछले लेक्चर में ऑब्सेशन, तो जिसके अंदर फूड के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एपिक्यूरियन। एक और वर्ड यूज होता है ग्लूटन। सो एपिक्यूरियन एंड ग्लूटन, ये दोनों वर्ड सेम सेंस में यूज होते हैं, यानी कि जो अच्छा अच्छा खाना पसंद करता है बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, एंड ड्रिंक्स वगैरह के लिए भी एपिक्यूरियन वर्ड यूज होता है, जो अच्छा खाना पीना पसंद करता है एपिक्यूरियन। ओके, सो इनक्रेडिबल तो सिंपल है, याद रहेगा। एंड एपिक्यूरियन मीन्स अच्छा खाना पसंद करने वाला पर्सन। ओके, नंबर 7 इज अ मेथड विच नेवर फेल्स, तो ये तो सिंपल लिखा है इनफेलिबल, जो फैलना हो, यानी कि इनफेलिबल, बस सिंपल है। नंबर 8 इनेबिलिटी टू स्लीप, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो ये भी सिंपल है इनसोम्निया। इन मिस नहीं, सोमनिया मिस सो नहीं पा रहे, ये तो सो लिखा है, सो यानी कि सो। इन मिस नहीं, नहीं सो पा रहे हो तो आपको क्या है इंसोम्निया। इंसोम्निया आप नहीं सो पा रहे हो तो उस कंडीशन को बोलेंगे इंसोम्निया। एंड इनफेलिबल यानी कि अचूक है, जो फेल नहीं हो सकता। ओके, नंबर 9 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन और फॉर समथिंग, तो ये तो अकाउंटेबिलिटी अपन ने पहले भी पढ़ा था। जैसे आप किसी के प्रति जवाबदेह हैं तो उसके लिए अकाउंटेबल फॉर वर्ड यूज करते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। सो दिस इज आल्सो सिंपल। नंबर 10 अ पर्सन हु क्लेम्स समवन इज गिल्टी, एक पर्सन है एंड इस पर्सन ने इससे बोला कि तुमने मेरी चोरी की है, तो इस पर आरोप लगाया जा रहा है एंड ये आरोप लगाने वाला पर्सन है। तो जो आरोप लगाए यानी कि इस पर एक्यूज लगा रहा है, तो ए वाला पर्सन होगा एक्यूजर, यानी कि आरोप लगाने वाला। एंड ए वाला पर्सन होगा एक्यूज्ड, यानी कि इस पर आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो एक्यूजर यानी कि आरोप लगाने वाला, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। ओके, नंबर 11 इज टू गिव मोर इम्पोर्टेंस और फोर्स टू, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं असेंचुएट, यानी कि किसी चीज पर जोर देना। यानी कि एक और वर्ड यूज करते हैं एम्फेसाइज करना। आप लोगों ने वो प्रोनाउन पढ़े होंगे, अगर ग्रामर भी कंप्लीट कर ली है, एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे आई माई सेल्फ टू दी वर्क, मैंने यह काम स्वयं ही किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा जोर देकर बोल रहा हूँ खुद पर कि आई माई सेल्फ, यह मैंने खुद से किया है। तो इस टाइप से जो असेंचुएट, ACCEN, इसकी स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। असेंचुएट मीन्स होता है क्या, कुछ चीज पर जोर देकर बोलना। जैसे असेंचुएट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन टॉपिक, तो किसी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करना, उन पर जोर देना, तो सेंस में यूज करते हैं असेंचुएट। ओके, याद रहेगा असेंचुएट यानी कि किसी चीज पे जोर देना। नंबर 12 हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, यानी कि खुद के बारे में एक टाइप से घमंड रखना, मेरे जैसा दुनिया में और कोई ही नहीं है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कंसीटेड, यानी कि घमंडी है। कंसीट मीन्स होता है कंसीटेड पर्सन, यानी कि घमंडी व्यक्ति, जिसको मतलब अपने अंदर बहुत ज़्यादा घमंड हो रखा है कि मेरे जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं, मैं ही मतलब सबसे होशियार हूँ, सबसे टैलेंटेड हूँ, मेरे जैसा बिल्कुल कोई ही नहीं है जो मेरी तरह बुक पढ़ा पाए। इस टाइप का। ओके,
सो ऐसे पर्सन को बोलते हैं कंसीटेड। जैसे मैं बोलूँ कि इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे जैसा बुक पढ़ा पाए जो, तो मैं क्या हो जाऊँगा, कंसीटेड यानी कि घमंडी। एंड असेंचुएट मिस किसी चीज़ पर जोर देकर बोलना, एंड कंसीटेड घमंडी। एंड कंसीटेड की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, सी के बाद ई आई आता है। दिखाऊँ आपको कंसीटेड, ए सी के बाद ई आई टी ई डी। ओके, सो स्पेलिंग भी याद रखना है। नंबर 13, ट्रीटमेंट यूजिंग एक्सरसाइज एंड मसाज, फिजियोथेरेपी। तो ये तो आपको याद होगा, आपने क्रिकेट वगैरह देखते हो तो जैसे प्लेयर्स को कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, मसल में स्ट्रेच वगैरह, तो जो उनके डॉक्टर्स वगैरह की टीम होती है फिजियोथेरेपिस्ट, तो उनको मतलब ऐसी मसाज टाइप करके या फिर उनको हाथ वगैरह पुल करके उनको ठीक कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। तो ये सिंपल है बट इसकी स्पेलिंग याद रखना। ओके, एंड नंबर 14 इज प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाए उधर यूज करते हैं सिमेट्री, CEMETRY, सिमेट्री। ये सिमेट्री नहीं है, SYMMETRY। सिमेट्री क्या होता है, जैसे ये सर्कल है तो ये सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल है यानी कि इस साइड जो है एंड सेम इस साइड, जैसे कि ये रेक्टेंगल या स्क्वायर वगैरह है तो जैसा इस साइड है सेम वैसा इस साइड है, तो ये होते हैं सिमेट्रिकल फिगर। जैसे हमारी बॉडी भी होती है सिमेट्रिकल, यानी कि जैसी लेफ्ट साइड है आप एंड वैसे ही राइट साइड। ओके, बट इस सिमेट्री है जहाँ पे जो कब्रिस्तान को बोलते हैं, जहाँ पे बॉडियों को दफनाया जाता है। याद रखने के लिए कर लीजिए याद कि एक डेड बॉडी को रखा, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया तो वो उस जगह बन गई सिमेट्री। ओके, तो इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, गॉड्स एकर। दफनाने वाली जगह को बोलते हैं गॉड्स एकर, यानी कि ये तो एक ईडियम है, उसको सिमेट्री को ही कब्रिस्तान को बोलते हैं गॉड्स एकर। ओके, भगवान का एक एकड़ का खेत ठीक है, जहाँ पे लोग दफनाए गए हैं। नंबर 15, बिटर एंड वायलेंट वर्बल अटैक, मतलब वर्बली मुंह से बोलकर शब्दों के द्वारा अटैक किया जाए, यानी कि एक टाइप से भाषण दिया जाए जो किसी के खिलाफ हो, उसको बोलेंगे डायट्राइब। याद तो करने के लिए भाषण सुनकर डाया ट्राइब, एक ट्राइब मर गई, डाई आ ट्राइब। इतना बेकार भाषण दिया खराब टाइप का कि डाई आ ट्राइब, एक ट्राइब मर गई पूरी, तो इस टाइप के भाषण को बोलेंगे निंदा या कटु भाषण, जो भाषण दूसरों की बुराई करने के लिए दिया जा रहा हो। जैसे हमारे राजनेता लोग ऐसे ही बोलते हैं, दूसरों की बिल्कुल भयंकर बुराई करते हैं जम के, तो वो क्या हो जाएगा, डायट्राइब। बिटर एंड वायलेंट वर्बल अटैक, मुँह से मतलब बाण चल रहे हो शब्दों के एक दूसरे पर, जैसे टीवीज में वो नहीं आती डिबेट वगैरह, उसमें होता है, बहुत गालियां तक देने लगते कभी कभी। नंबर 16, अ होपफुल पर्सन हु सीज ब्राइट साइड, इसको बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। तो आपको अपनी प्रोफेशन के दौरान भी ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी रहना है। ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट क्या होता है, कमेंट करके बताइए। ओके, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, जो फ्यूचर के बारे में हमेशा अच्छा सोचे कि जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए होगा, वो होगा ऑप्टिमिस्ट। ओके, नंबर 17 इज मोशन ऑफ हैंड्स हेड फॉर एक्सप्रेशन, मतलब कुछ चीज़ें व्यक्त करने के लिए, जैसे अपन अपने हाथ को मूवमेंट वगैरह नहीं करते तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जेस्चर, जिसको मतलब होता है हाव भाव। तो किस तरह के हाव भाव हैं, तो आपके जेस्चर से मतलब आप किस टाइप के जेस्चर करते हैं उससे आपकी पर्सनालिटी चेक होती है। ठीक है, तो जेस्चर आप लोग जानते होंगे, जैसे मोबाइल में भी होते हैं, जैसे आप मोबाइल को अपने कान के पास ले जाएं तो मतलब कॉल पे, तो अब वो अपने आप बंद हो जाता है, तो वो सब जेस्चर कहलाते हैं, यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे मोबाइल में फीचर रहते हैं एंड एक तो अपने खुद के बॉडी के जेस्चर होते हैं कि आप दूसरों के सामने किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं, और उस बिहेवियर के दौरान आपके जो हाथ पांव वगैरह हैं एंड सिर उसकी मूवमेंट किस टाइप की होती है, उन सबको जेस्चर बोलते हैं, समझ आ रहा होगा। नंबर 18 एज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो बहुत इम्पोर्टेंस है तो उसको बोलेंगे मूवमेंटस, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हो गया मूवमेंटस। लेकिन आपको बताना है कि मूवमेंटरी मीन्स क्या होता है। ओके, सो मूवमेंटस यानी कि जो बहुत विशाल है, एंड एक और सेंस में कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे मूवमेंटस। नंबर 19 इज
टू बी बाइस्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह। ये तो याद नहीं रखना है, ये ही रखना है, टू बी बाइस्ड अगेंस्ट समवन। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी जो फैसले होते हैं, जैसे क्रिकेट में मान लीजिए आप एक अंपायर है, वह ना चाहते हुए भी मतलब इस टाइप से डिसीजन दे रहा है, जैसे एक टीम ए है एक टीम बी है, तो जैसे हुआ कि ए टीम का एक प्लेयर खेल रहा था एंड बी वाली टीम ने बॉलिंग करी एंड ए आउट हो गया, बट एम्पायर ने आउट होते हुए भी मतलब नो बॉल हो भी नहीं, तब भी ए टीम के फेवर में फैसला दे दे कि भाई नॉट आउट है, कि ये नो बॉल थी इस तरह से, तो जो उसका डिसीजन होगा भाई प्रीजुडिस्ड होगा, यानी कि भाई पहले से इस साइड झुका हुआ है, कि उसने पहले से मन बनाया हुआ है कि मैं हमेशा इस टीम को सपोर्ट करूंगा, कि किसी मतलब दो पर्सन की जगह एक दूसरे सिर्फ एक साइड की साइड लेना, ठीक है, सिर्फ एक टीम की साइड लेना, उसको बोलते हैं प्रीजुडिस बिहेवियर, यानी कि प्रीजुडिस भी। ओके, तो प्रीजुडिस याद रहेगा, सिर्फ एक साइड झुका होना, प्री मीन्स पहले से, जुडिस मीन्स डिसाइड कर लिया है कि मैं हमेशा इसके फेवर में फैसले दूंगा। ओके, एंड नंबर 20 एंड लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज ऑफिशियल डिसीजन दैट समवन इज नॉट गिल्टी। तो ऑफिशियल डिसीजन एक्विटल, ये तो कई बार कर चुके हैं, एक्विट यानी कि दोष मुक्त, एक्सोनरेट भी इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। सो ये हुए हमारे 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट इज इडियम्स एंड फ्रेजेज। सो नंबर 1 इज ले ऑफ। अपन ने एक पिछले लेक्चर में पढ़ा था ले आउट, इसका मतलब क्या होता है कमेंट करना जरा। एंड ले ऑफ मीन्स होता है किसी को बर्खास्त करना, डिसमिसल फ्रॉम अ जॉब। इसके लिए भी अपन ने एक और इडियम पढ़ा था, आपको याद हो तो, हेड्स विल रोल। रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग? ये 7वां लेक्चर है, आपको पूरे 6 के 6 पिछले रटे होने चाहिए। पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम ग्रुप में है, तो उससे देख लीजिएगा। एंड बुक भी आपको लेना है तो फ्लिपकार्ट से बुक ले सकते हैं, बाकी नहीं भी लेना चाहते तो टेलीग्राम में पीडीएफ दे देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। सो फर्स्ट इज ले ऑफ, यानी कि बर्खास्त करना। तो हेड्स विल रोल ये अपन ने पढ़ा था, तो इसका भी सेम मीनिंग होता है किसी को जॉब से बर्खास्त कर देना। ओके, द रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस हैज लेड टू मैसिव ले ऑफ्स, यानी कि जो अभी क्राइसिस आया इकोनॉमिक क्राइसिस, उसकी वजह से कई लोगों की जॉब चली गई, यानी कि कई लोगों को बर्खास्त करना पड़ा। तो ले ऑफ यानी कि बर्खास्त कर देना, जॉब से निकाल देना। ओके, नंबर 2 इज टू स्लीप विथ फिशेज। टू स्लीप फिशेज का मतलब होता है टू बी डेड, मर जाना। आप फिश के साथ कब सोएंगे? मतलब पहले ऐसा होता था कि लोग मर गए तो उनको समुद्र में फेंक दो, समुद्र में फेंक दिया तो मछलियाँ खा जाएंगी, तो मतलब समुद्र में ऐसे मरे पर्सन पड़ा हुआ है, वो अच्छी ड्राइंग है, इसको खा रही हैं मछलियाँ, ये खा रही है, एंड बाहर वाले लोग बोलेंगे ये तो मछलियों के साथ सो रहा है, ठीक है। तो इसको मछलियों के साथ सो रहा है, यानी कि ये मर गया है। टू स्लीप विथ फिशेस यानी कि मर जाना। ओके, याद रहेगा। थर्ड इज स्पिलिंग द बीन्स। स्पिलिंग द बीन्स यानी कि रहस्य उजागर करना। आप बाजार से एक थैले में रख कर लाए बीन्स। बीन्स मीन्स होता है तो हाँ, वो फली टाइप की सब्जी बनती है जिसकी सेम बोलते हैं जिसको। हाँ, तो आप बीन्स लाए एंड आप किसी को पता नहीं था कि आप बीन्स ला रहे हैं, बट स्प्ले कर दिया, यानी कि ये बिखेर दिया आपने, रास्ते में आपसे गिर गई, तो एक टाइप से सबको पता चल गया, वाह आप बीन्स ला रहे थे। तो आपका रहस्य सब में उजागर हो गया कि आपकी जो बीन्स थी वो स्पिल हो गई, यानी कि बिखर गई, ठीक है। तो रिवीलिंग आ इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, यानी कि किसी चीज के इंफॉर्मेशन को उजागर कर देना, ठीक है। तो उसका मतलब होता है स्पिलिंग द बीन्स, यानी कि कोई रहस्य रखना था उसको उजागर कर दिया। ओके, नंबर 4 इज कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स होता है किसी काम को एग्जीक्यूट करना, यानी कि कार्यान्वित करना। एग्जीक्यूट और हिंदी में बोलें तो कार्यान्वित। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स। तो मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ उनको कार्यान्वित करना चाहिए, यानी कि उनको पूरा करना चाहिए। तो कैरी आउट
कोई वर्क या ऑर्डर को इम्प्लाई करना या उसको एग्जीक्यूट करना, उसको बोलेंगे कैरी आउट। ओके, सो दीज आर सिंपल वंस। स्पिल द बीन्स, रहस्य उजागर करना, कैरी आउट किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। नंबर 5 इज बेंट टू द विंड्स, हवा के साथ चला गया कुछ चीज, यानी कि एक घर था तो उसका छप्पर उड़ गया हवा के साथ, तो इस टाइप से होगा पूरी तरह बर्बाद हो जाना, खो जाना, डिसिपेटेड और अटरली लॉस्ट यानी कि पूरी तरह बर्बाद। ठीक है, सो बेंट टू द विंड्स यानी कि पूरी तरह बर्बाद हो जाना, ये सिंपल है। नंबर 6 इज इन्स एंड आउट्स, यानी कि पूरे डिटेल में, अंदर से और बाहर से, तो पूरा विवरण, तो ये भी सिंपल है। शी हैड बीन एट द स्टोर फॉर 5 years एंड न्यू ऑल द इन्स एंड आउट्स, भाई स्टोर पर 5 साल से काम कर रही है और भाई इसके अंदर और बाहर अच्छे से जानती है कि कैसा स्टोर है। ओके, सो ये था 6 वाला, इन्स एंड आउट्स यानी कि फुल डिटेल में। एंड नंबर 5 बेंट टू द विंड्स यानी कि पूरी तरह बर्बाद हो जाना। एंड नंबर 7 इज स्कॉट फ्री, किसी को स्कॉट फ्री जाने देना यानी कि उसको बिना सजा के छोड़ देना। जैसे कई बार टीचर होता था, आप टीचर से पिटने वाले हैं एंड आपने ऐसा मुँह बना लिया, बिल्कुल फ्लो लिया, स्पेशली गर्ल्स करती थी बिल्कुल, फिर टीचर को दया आ जाती थी तो उनको स्कॉट फ्री यानी कि ऐसे ही छोड़ देते थे बिना दंड दिए। ठीक है, तो स्कॉट फ्री यानी कि बिना किसी दंड के किसी को छोड़ देना। ओके, नंबर 8 फेड अप, आप किसी चीज़ से फेड अप हो चुके हैं यानी कि आपका एकदम मन भर गया है, आप ऊब चुके हैं। जैसे जो बोलते नहीं है इंस्टा में फीड में जो रील्स आती हैं, आपने बहुत सारी रील्स स्क्रॉल कर डाली और धीरे धीरे आपका एकदम बोर हो गए, तो आपने माय रख दिया मोबाइल कि अब मैं इससे फीड अप हो चुका हूँ, यानी कि मुझे एनोइंग लगने लगी हैं, मुझसे मतलब अब मुझसे देखा नहीं जाता, मैं इससे ऊब चुका हूँ, तो उसको बोलते हैं फेड अप। ओके, एग्जाम्पल देखें, रेल पैसेंजर्स आर फेड अप विद द कैंसिलेशन एंड डिलेज, तो ट्रेन से जो पैसेंजर यात्रा करने वाले हैं भाई फेड अप हो चुके हैं यानी कि एकदम परेशान हो चुके हैं, जो बार बार ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं, डिले यानी कि लेट आती हैं। ठीक है, सो ये थे फेड अप यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, एंड स्कॉट फ्री यानी कि बिना किसी दंड के छोड़ देना किसी को। नंबर 9 इज गॉड एकर, ये मैं पहले बताया था ना, अभी वो आया था एक वर्ड, क्या था, सीमेट्री, CEMETRY। सो गॉड एकर मीन्स होता है कब्रिस्तान, पहले ही बता चुका हूँ। नंबर 10 इज शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है शार्प, कोई देखिए शार्प पर्सन है तो शार्प तो एक होता है नुकीला, एंड शार्प एक और सेंस में होता है कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान पर्सन है, तो शार्प प्रैक्टिस, अब बुद्धिमान है तो कुछ चालाकी तो दिखाएगा ही, तो शार्प प्रैक्टिस मीन्स होता है कि डिसऑनेस्ट मीन्स का यूज करे, यानी कि बेईमानी का सौदा। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन गिल्टी ऑफ शार्प प्रैक्टिस इन पास्ट, तो मतलब भाई अपने पास्ट में जो शार्प प्रैक्टिस यानी कि बेईमानी से सौदा करता था, यानी कि बेईमान डिसऑनेस्ट बे यूज करता था, उसका मतलब भाई गिल्टी है यानी कि दोषी है। ओके, सो शार्प प्रैक्टिस करना यानी कि शार्प पर्सन यानी कि बुद्धिमान पर्सन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक, तो वो शार्प प्रैक्टिस यूज करते हैं अर्निंग वगैरह के लिए। ठीक है, यानी कि बहुत ऐसे तरीके जो अच्छे नहीं हैं, सो ये होगा शार्प प्रैक्टिस का मीनिंग। एंड गॉड एकर आपको पहले बता दिया, तो 10 हमारे हुए इडियम फ्रेज कंप्लीट। एंड नेक्स्ट इज बैट सीरीज। सो नंबर 1 इज सरमाउंट, आप माउंटेन के सर पर चढ़ गए यानी कि आपने विजय हासिल कर ली। टू ओवरकम अ डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल, आपने ऑब्स्टेकल थी आपके रास्ते में, यानी कि कोई परेशानी या फिर बाधा वगैरह थी तो आपने उसको पार कर लिया, तो उसको बोलेंगे सरमाउंट समथिंग। ठीक है, ही वॉज एबल टू सरमाउंट ऑल ऑब्स्टेकल्स इन पाथ टू सक्सेस, अपने सफलता के रास्ते में आने वाली सभी ऑब्स्टेकल्स को भाई सरमाउंट करता गया यानी कि उनको पार करता गया। ठीक है, तो इस टाइप से सर माउंट, आप माउंटेन यानी कि माउंटेन के सर पे चढ़ गए, तो आपने विजय हासिल कर ली अपनी सभी डिफिकल्टी पे। सिनोनिम देखें तो कनक्यूर यानी कि जीतना, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं ट्रम्प मीन्स भी होता है विजय। ओके, एंड एंटोनिम सरेंडर, किसी के सामने सरेंडर करना यानी कि समर्पण करना। एंड इल्ड, इसके 2 मतलब होते हैं, दोनों कमेंट कर दीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ 2-3 बार। सो फर्स्ट था सरमाउंट, जो आपको याद हो चुका होगा कि ऑब्स्टेकल को पार करना। ओके, नंबर 2 इज डेक्सटेरिटी। सो इससे पहले याद रखिए डेक्स्टर का मतलब होता था राइट हैंड पहले के ज़माने में, अभी इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो डेक्स्टर होता था राइट हैंड।
एंड जो जब लोग राइट हैंड से काम करते हैं तो बहुत बहुत इफिशिएंटली होता है। तो उसी से डेक्सटेरिटी का मतलब आया निपुणता, स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विथ हैंड्स। जो हाथों से काम किए जाते हैं उनमें निपुणता हासिल करना, यानी कि उनको बहुत अच्छे ढंग से करना, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डेक्सटेरिटी, कि वह इसमें एक तरीके से पूरा निपुण हो चुका है। हाई डेक्सटेरिटी विद द ब्रश वाज ट्रूली इम्प्रेसिव। ब्रश ये मतलब कोई पेंटिंग वगैरह के यूज किया गया है, तो मतलब उसकी डेक्सटेरिटी थी ब्रश के साथ वह बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी कि उसको देखकर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाती थी, उसको नहीं, उसकी पेंटिंग वगैरह को देखकर, समझे। सिनोनिम्स, प्रोफिशिएंसी, जो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा अपने काम में माहिर जिसको बोलते हैं, तो प्रोफिशिएंट वहीं से आया है प्रोफिशिएंसी, कुशलता होना। डेप्टनेस, कोई बहुत ज़्यादा दक्ष है, तो डेप्थ एंड दक्ष ये सेम से मैच कर रहे हैं। डेप्थ दक्ष, किसी ने दक्षता हासिल कर ली है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डेप्टनेस यानी कि दक्षता। ओके। एंड दिस इज नेक, ये नॉक नहीं है। नॉक मीन्स होता है, क्या होता है, नॉक दी डोर यानी कि नॉक एट दी डोर यानी कि दरवाज़ा खटखटाना। एंड ए है नेक, नेक मीन्स भी होता है कुशलता, कोई काम करने में आपके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी प्रोफिशिएंसी हो तो उसको बोलते हैं नेक, एक आपके अंदर गुण हो। स्पेशली जो नेक होता है वह मतलब ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो छोटे कम उम्र में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए नेक यूज होता है। ठीक है, सो याद रखेंगे प्रोफिशिएंसी, डेप्थनेस एंड नेक। ओके। एंटोनिम देखें तो इग्नोरेंस, ये तो अपन कई बार देख चुके हैं। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, कोई ज्ञान ही नहीं है। इनएबिलिटी, कुछ करने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल भी एबल नहीं है। लैक यानी कि कमी। सो ये थे डेक्सटेरिटी यानी कि कुशलता निपुणता के सिनोनिम एंटोनिम। आ गए होंगे समझ में एंड याद भी होंगे कुछ कुछ। आप रिवीजन करिए तो उससे हो जाएंगे, और क्या सारा मैं ही कराऊं क्या। नंबर 8 एच एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है स्नान। अब ल्यूशन यानी कि अब लोशन लगा के स्नान कर लो, एब्ल्यूशन स्नान। ही परफॉर्म्ड हिज मॉर्निंग एब्ल्यूशन बिफोर द प्रेयर, उसने प्रेयर करने से पहले स्नान किया। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, अब लोशन लगा के स्नान कर लो। सिनोनिम देखें, बाथ स्नान करना, ये तो सबको आता होगा। प्यूरिफिकेशन, ये प्यूरिफाई से आया है, एंड प्यूरिफाई प्योर से आया है। प्योर करना तो अपनी बॉडी को प्योर करना, अपनी मतलब अंतरात्मा को प्योर करना। बॉडी तो रोज नहाने से हो जाती है प्योर, बट आपकी अंतरात्मा प्योर होनी चाहिए, समझे। थोड़ा मैं ज्ञान भी दे देता हूँ। एंटोनिम देखें तो डिके, यानी कि कोई चीज़ धीरे धीरे खराब हो रही है तो उसको बोलते हैं डिके। एंड डिकम्पोजिशन आप लोग जानते हैं, जैसे वो नहीं होते हैं एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो धीरे धीरे वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिकम्पोजिशन। एंड डिकम्पोजिशन पेट होती हैं जिसमें गोबर वगैरह डाला जाता है, तो गाँव वगैरह में होती हैं। ठीक है, तो डिकम्पोज होना यानी कि धीरे धीरे मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स का, वो डिकम्पोज होता जाता है, यानी कि मिट्टी में मिल जाता है, या फिर अच्छे वर्ड में यूज बोलें तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो ठीक है, समझ गए होंगे। एवोल्यूशन यानी कि स्नान, अब लोशन लगा के क्या कर लो, स्नान कर लो। नंबर 4 एच कैप्रीसियस। कैप्रीसियस का मतलब होता है क्या, सन की। अब ये कैप्रीसियस किस सेंस में यूज होता है, मतलब कैप्रीसियस ऐसा पर्सन है कि आप उसको देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वह आगे क्या करेगा। गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड या और बिहेवियर, जिसका मूड और बिहेवियर कभी भी बदल जाए, कभी भी चेंज हो जाए, उसके बारे में कुछ मतलब कभी भी कुछ भी करने लगे वो, उस टाइप का कभी भी कुछ मूड हो जाए उसका, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैप्रीसियस, यानी कि सडन चेंज ऑफ मूड एंड बिहेवियर। ठीक है, ये याद रखेंगे। सी इज सो कैप्रीसियस दैट यू नेवर नो व्हाट सी विल डू नेक्स्ट। भाई इतनी कैप्रीसियस है कि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि भाई आगे क्या करने वाली है, उसका नेक्स्ट मूव किसी को भी नहीं पता। ठीक है, इस टाइप से कमेंट में रहता है।
एंड सिनोनिम देखें तो फिकल, फिरकल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो फिकल इस टाइप से याद रख सकते हैं। फिकल यानी कि कैप्रिसियस है, यानी कि उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो फिरकल क्या होगा किसने जाना, तो कैप्रिसियस यानी कि क्या करेगी, क्या करेगा कोई को पता नहीं है, तो सेम फिकल इस टाइप से याद रख सकते हैं। एंड सेकंड इज इराटिक, इराटिक बिहेवियर होता है, मतलब एक टाइप से ये सन की टाइप का, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इरेटिक है यानी कि बहुत ज़्यादा सन की टाइप का बिहेवियर है, यानी कि बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। एंड थर्ड इज बेवार्ड, बेवार्ड भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है, मतलब बिना रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं, अपने सिर्फ अपने मन की करना, उसके लिए यूज करते हैं। बाय जैसे कोई पर्सन है बेवार्ड है, यानी कि बाय बहुत मतलब सब अपने मन की करता है, रूल्स वगैरह को कोई कुछ भी फॉलो नहीं करता, तो बेवार्ड। ठीक है, ये भी याद रहेगा। एंड एंटोनिम देखें तो सेंसिबल, जो मतलब सेंसफुल चीज़ें करे वो सेंसिबल है। स्टेबल है, कैप्रिसियस क्या था जो बार बार चेंज हो रहा था, कैप्रिसियस था। एंड स्टेबल जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि स्थिर है। एंड स्टीडी, स्टीडी मीन्स भी होता है स्थिर, ये याद रहेंगे। एंड सो कैप्रिसियस भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट एज, इसको पता नहीं क्या पढ़ते हैं, मैंने प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं किया, आप लोग कर लीजिए। जीनोम लिखा है, वैसे ए जीनोम ए वाला नहीं है, इस साइंस में यूज होता है। एंड ए होता है काय से रिलेटेड, जो अपने अंदर जीन्स वगैरह होते हैं तो उनसे रिलेटेड होता है जीनोम, बट ए वो नहीं है। इसमें इसको नोम पढ़ते हूँ, जो भी पढ़ते हूँ, तो इसका मतलब होता है बोर्न अ पर्सन। एक्चुअली जो इंग्लिश की पहले की कहानियाँ होती थी, जैसे आपने पढ़ी होगी कौन सी, स्नो वाइट वाली, जिसमें छोटे छोटे बोने रहते हैं इत्तू इत्तू से तो उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं जीनो नोम, नॉम पढ़िए अपन तो ठीक है, नॉम पढ़ रहे ओके। ही लुक्ड लाइक आर नॉम विथ दैट वियर्ड हैट, मतलब वो विचित्र टाइप की वियर्ड, इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे वियर्ड की, ठीक है, इसमें होता है विचित्र, तो वह विचित्र टोपी लगा के एक नॉम लग रहा था, यानी कि एक बोना टाइप का पर्सन लग रहा था। सिनोनिम होगा ई एल एफ, एल्फ। एल्फ भी कहानियों के लिए यूज होता था, जैसे आप लोगों ने कोई पिक्चर वगैरह देखी हो जिसमें सेंटा क्लॉस हो, तो सेंटा क्लॉस जहाँ से आते हैं तो सेंटा क्लॉस के इधर छोटे छोटे से बोनी टाइप के पर्सन गिफ्ट पैक वगैरह करने के लिए लगे रहते हैं, तो उनको बोलते हैं एल्फ। ओके, एंटोनिम्स होगा बेहेमोथ, यानी कि जो बहुत ज़्यादा विशाल है, जैसे एक बिग मॉथ, जो मॉथ एक कीड़ा होता है, बिग, ओके, बिग मॉथ इस टाइप से याद रख सकते हैं, बेहेमोथ। अरे यार ये कितना गंदा हो गया, बेहेमोथ है तो बिग मॉथ, ओके, बिग मॉथ है यानी कि बहुत बड़ा, एक मॉथ एक कीड़ा होता है, तो बेहेमोथ यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल है। एंड कोलुसस, कोलुसस जो भी पढ़ते हो, तो इसमें भी होता है बहुत ज़्यादा विशाल, ये अपन ने सबसे फर्स्ट लेक्चर में किया था, तो इसलिए मैंने बोला है अभी से कि सारे लेक्चर कंप्लीट करते चलिए, जैसे आपको बाद में परेशानी ना हो। देखिए कितनी ज़्यादा वर्ड रिपीट होने लगे हैं, तो आगे आपको बिल्कुल एकदम इसी से रिपीट होते होते बिल्कुल माइंड में छप जाएंगे, फिर इतनी ज़्यादा आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लेक्चर देखते जाइए आराम से, ठीक है। नंबर 6 इज एजाइटिव। एजाइटिव का मतलब होता है हैविंग और शोविंग अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी, किसी की बहुत ज़्यादा, इसको मतलब बोलते नहीं कि एकदम अट्रैक्टिव, उसको देखकर पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उसको बोलते हैं एजाइटिव, यानी कि स्वीकारात्मक। यू नीड टू बी मोर एजाइटिव ड्यूरिंग इंटरव्यूज, आपको मतलब ऐसी पर्सनालिटी रहना है कि आपको लोग देखकर इम्प्रेस हो जाएं, मतलब उस वाली पर्सनालिटी को बोलते हैं एजाइटिव, यानी कि नेगेटिव फीलिंग वगैरह ना आए आपको देखकर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तो एजाइटिव यानी कि स्वीकारात्मक, लोग आपको स्वीकार कर लें बहुत जल्दी से, ठीक है। सिनोनिम देखें तो सिनोनिम फर्स्ट इज एम्फेटिक, एम्फेटिक तो मैंने बताया था, एम्फेसाइज मीन्स जोर देना होता है, एंड उसी से वर्ड आया है एम्फेटिक। एंड एम्फेटिक फोर्सफुल, तो ये लिखा है फोर्सफुल, फोर्सफुल बोले तो मतलब ठीक है बहुत अच्छा दिखना है, तो उस सेंस में ये फोर्सफुल वर्ड यूज हुआ है। एंड एम्फेटिक मीन्स होता है किसी चीज़ पर जोर देना, तो अपनी जो गुड लुक है
गुड लुक एक टाइप से देखें तो अपनी मतलब आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आए, उस सेंस में ये यूज हुआ है। सेम फोर्सफुल एंड एम्फेटिक, ठीक है। तो ये सिनोनिम हुए। एंड एंटोनिम देखें तो फर्स्ट मीक। मीक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिडेंट है, मतलब उसमें तू सा भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वह होगा डिफिडेंट। एंड डिफिडेंट लिखा ही है यार, हमने अब देखा ही नहीं। एंड तो मीक एंड डिफिडेंट, जो बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंट ना के बराबर हो, तो ऐसा टाइप के सिनोनिम एंड एंटोनिम हुए कंप्लीट। नंबर 7 इज कमांड। कमांड तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे जो आर्मी वगैरह में कमांड देते, ऑर्डर देते, उसको बोलते हैं कमांड। ऑथोरिटेटिव एंड पेरेम्पटरी ऑर्डर। पेरेम्पटरी मीन्स होता है कि जिसको मना करने की बात ही ना आए, ऐसा ऑर्डर कि सवाल ही ना आए कि कोई इसको मना कर देगा। एंड अथॉरिटेटिव मतलब जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से, ठीक है। तो कमांड आदेश। जनरल गेव अ कमांड टू रिट्रीट। तो जनरल था आर्मी का, उन्होंने आर्मी को रिट्रीट यानी कि पीछे वापस लौटने की कमांड दी। सो सिनोनिम, इंस्ट्रक्ट करना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, वो होता है इंस्ट्रक्ट। मैंडेट, किसी चीज़ को मैंडेटरी बनाना यानी कि ज़रूरी बना देना। जैसे आपके एग्ज़ाम जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड ले जाना मैंडेटरी होता है, तो उसी को बोलते हैं कि वहाँ पे ले जाना मैंडेट है। इट इज़ मैंडेट टू कैरी दी एडमिट कार्ड, ओके। सो उसको बोलते हैं मैंडेट यानी कि बहुत ज़रूरी। एंड प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है, प्रोक्लेमेशन यानी कि एक टाइप से अनाउंसमेंट टाइप, उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन, याद रखेंगे। एंड एंटोनिम्स, रिवोक। रिवोक का मतलब होता है किसी को इनकार कर देना, कुछ चीज़ मना कर देना, ठीक है, रिफ्यूज कर देना, उसको रिवोक बोलते हैं। हिंडर, हिंडर तो आप लोग जानते होंगे, बाधा। एंड कॉन्ट्राडिक्ट, किसी के विरोध में होना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। जैसे हमारे और तुम्हारे विचार हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी कि मैच बिल्कुल नहीं खाते, बल्कि हम अपन दोनों उल्टा उल्टा सोचते हैं, मतलब तुम कुछ सोचते एंड मैं कुछ और, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि मेल नहीं खाना बल्कि अपोजिट होना। सो ऐसे कमांड के सिनोनिम एंटोनिम। नेक्स्ट इज नंबर 8, नेविस। एक वर्ड और होता है नेब, उसी से बना है नेविस। इसका मतलब भी होता है धूर्त या डिसऑनेस्ट पर्सन। कोई नेब है तो वह डिसऑनेस्ट है। एंड अपन ने क्या पढ़ा था, नेक पढ़ा था ना, इसमें क्या होता है, भूल तो नहीं गए, याद रखना, ठीक है। एंड ही इज नॉन फॉर हिज नेविस ट्रिक्स इन बिजनेस। भाई अपनी धूर्त चालबाजों के लिए जाना जाता है अपने बिजनेस में। डिसीटफुल, कोई किसी को धोखा देने वाला हो, डिसीट मिस होता है धोखा देना, डिसीटफुल धोखा देने वाला। एंड अरेंट, ये कुछ और चीज़ों के साथ यूज होता है, जैसे अरेंट फूल, अरेंट नेब, अरेंट नॉनसेंस, ठीक है। ये नॉनसेंस समझ में आ रहा, अच्छे से लिख देता यार, अरे यार ये क्या होगा। अरेंट फूल, अरेंट क्या लिखा था, नेव, वो तो उधर ही लिखा है। अरेंट नॉनसेंस, तो अरेंट NONSENSE, ओके। सो अरेंट मीन्स होता है एकदम पूरी तरह से मूर्ख है कोई, जिसको बोलते, हाँ याद आया, अरेंट मीन्स होता है घनघोर, कोई घनघोर मूर्ख है तो बोलेंगे अरेंट फूल, अरेंट नेब। एकाऊ सॉरी मतलब बुंदेलखंडी वर्ड निकल गई। एकाऊ नहीं, एकाऊ मीन्स बोलते हैं बहुत ज़्यादा हमारे इधर। नेब यानी कि बहुत ज़्यादा धूर्त है, चालबाज है, डिसऑनेस्ट है। अरेंट नॉनसेंस यानी कि घनघोर नॉनसेंस कर रखी है, बेमतलब की बातें, ओके। एंटोनिम देखें तो ऑनरेबल, सम्मानीय है। नोबल, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। एंड वर्चुअस, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, गुणवान है, उसके लिए वर्ड यूज करें हैं वर्चुअस। 8 कंप्लीट। नंबर 9 इज ट्रांसपेरेंट, तो ये तो मैं पहले बताया था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपिक। ट्रांसपेरेंट तो आप पारदर्शी, जिसके आर पार देख सकें। ल्यूसिड, जो
मतलब बहुत अच्छा है। ल्यूसिड तो एक तो बोलते हैं कुछ चीज है ल्यूसिड, जैसे एक ग्लास है जो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है उसके आर पार। एंड ल्यूसिड वर्ड का एक और मतलब होता है, जैसे कोई चीज ल्यूसिड वे में एक्सप्लेन की जाए तो मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, आपके भेजे में दिमाग में घुस जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ल्यूसिड, कि जो उसके समझाने का तरीका है किसी के, जैसे मेरा समझाने का तरीका आपके लिए एकदम ल्यूसिड है, कि जो मैं बोलता हूँ वह आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाता है, तो एक ल्यूसिड वे में समझाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ल्यूसिड का इस्तेमाल होता है। एंड ट्रांसल्यूसेंट, अल्प पारदर्शी, जिसके मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट आ जा पाए। एंड गॉजी, गॉजी वर्ड यूज करते हैं फैब्रिक के लिए या क्लॉथ वगैरह के लिए, एक टाइप से छलनी टाइप की हो, मतलब जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा सा दिखे। ठीक है, जैसे कोई एक दुपट्टा टाइप का नहीं होता, मतलब बिल्कुल फाइन हो, बिल्कुल पतला, जिसके आर पार दिखे, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गॉजी। ओके, एंटोनिम देखें तो डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क, अंधेरा होगा तो कुछ नहीं दिखेगा, ओपेक है। एंड बेग, इसका मतलब भी होता है अस्पष्ट। एंड बेग मीन्स तो होता है अस्पष्ट। एंड आपको बताना है बॉग मीन्स क्या होता है, BOGUE, कमेंट करके बताना। नंबर 10 इज लैकोनिक। लैक मीन्स क्या होता है, LAC के कमी। एंड लैकोनिक जो बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में हो, यानी कि बिल्कुल बहुत कम वर्ड यूज किए हो। हिज लैकोनिक रिप्लाई मेड एवरीवन क्यूरियस, जो मतलब वो बहुत छोटे से रिप्लाई देता है तो वह सभी के लिए क्यूरियस बना देता है, यानी कि जिज्ञासु के सब लोग सोचते हैं कि मतलब इस बार वह क्या बोलता है। जैसे कोई होता नहीं है कि मतलब लैकोनिक बहुत कम शब्दों में बोलेगा, बट ऐसा बोलेगा कि लोग बिल्कुल उनके दिल पर लग जाए लोगों के वो बात, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं लैकोनिक, जो बहुत संक्षिप्त में बोलना। मैं भी लैकोनिक होना चाहिए, मतलब आपके शब्दों में वैल्यू होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं होता कि आप कितना बोलते हैं। आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उसको तो बकवास ही बोलेंगे लोग, बट जब आप शब्द बोलते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो तो उसके सेंस में यूज करेंगे लैकोनिक। और आपके शब्दों में वैल्यू कब होगी, जब आप सफल हो जाएंगे। और वरना तो अभी कुछ भी बोलो तो लोग बेवकूफ़ी समझते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम देखें तो ब्रीफ, यानी कि संक्षिप्त में बोलना, जैसे पहले नहीं होता था छोटे में, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, मतलब संक्षिप्त में थोड़ा सा इसको समझाओ। टर्स, ये अपन ने पहले भी, कि तुम पे तरस आ रहा है मुझको, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा तुमसे, बिल्कुल कम ही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज पिद्दी, तो इसको भी याद रख सकते हैं, पिड्डी बोलते नहीं है कि पिड्डी सी है, यानी कि बहुत छोटी सी है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पिड्डी, यानी कि उसका मतलब भी होता है एकदम कंसाइज होना, कोई चीज़ एकदम बिल्कुल छोटे में होना। ठीक है, तो एक ये हुआ। एंड नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट, वो बोलते हैं कोई चीज़ कॉम्पैक्ट साइज की, यानी कि बहुत छोटी सी को, मतलब कुछ बहुत बड़ी साइज की होती हैं, एंड कॉम्पैक्ट यानी कि छोटी सी साइज में होना। ठीक है, मतलब एक टाइप से कॉम्पैक्ट है यानी कि छोटी साइज में है। एंटोनिम देखें तो बरबूज, बरबूज मैं पहले भी बताया हूँ कि बरबूज यानी कि जो बहुत ज़्यादा बाइट यूज करे, यानी कि बात ऊनी हो बहुत, उसके लिए बाइट यूज करते हैं बरबूज। एंड प्रोलेक्स, प्रो मीन्स तो प्रो पर्सन होते हैं, एंड लेक्स तो इधर कैसे याद करें, लिप्स से, मतलब प्रो लिप्स, अपने होंठ चलाने में बहुत ज़्यादा प्रो हैं, तो ऐसे पर्सन के लिए बोलेंगे प्रोलेक्स। वैसे ये बाइट बहुत ज़्यादा, जो सेम बरबूज जैसा इसका मतलब होता है। एंड लेंदी, जो बहुत ज़्यादा बाइट यूज करता है, तो ये भी याद रहेगा। ओके, तो ये था 10th वाला। सो हमारी बाइट सीरीज भी हुई कंप्लीट। एंड आगे देखते हैं क्या है, आगे हैं फ्रेजल वर्ब्स। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट इज ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन, ऊपर से कुछ किसी को नीचे ला रहे हैं, है ना, ब्रिंग डाउन। स्पेशली यूज होता है किसी पर्सन या राजनेता को उसके पोजीशन से हटाने के लिए, जो आम जनता के द्वारा नॉर्मली ब्रिंग डाउन, या फिर किसी फोर्स का यूज करके टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट टू रिड्यूस इन पोजीशन। ठीक है, तो किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर रहे हैं, यानी कि उसकी पोजीशन से उसको हटा रहे हैं, सत्ता से हटाना या पद से नीचा करना। ओके, स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग करप्ट मिनिस्टर्स कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया और करप्ट
मिनिस्टर स्टिंग ऑपरेशन में शामिल थे, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ब्रिंग डाउन हो सकती है, यानी कि गवर्नमेंट को सत्ता से हटना पड़ सकता है। ठीक है। एंड सेकंड इज ब्रिंग फोर्थ, के अपन ने एक वर्ड पढ़ा था पहले भी, ब्रेक फोर्थ। आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो इसका मतलब कमेंट करके बताना जरा क्या होता है। एंड ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू गिव बर्थ टू, यानी कि जन्म देना। किस सेंस में? जैसे करप्शन ब्रिंग फोर्थ पॉवर्टी, करप्शन से ही पॉवर्टी जन्म लेती है। करप्शन से कैसे करप्शन होगा, तो मतलब जो पर्सन है उनके मतलब पैसे जाएंगे तो वो और गरीब होते जाएंगे, तो करप्शन से ही पॉवर्टी। जैसे एक वो नहीं होता है कि आवश्यकता ही क्या बोलते, इन्वेंशन की जननी है। इन्वेंशन यानी कि आविष्कार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे उसको? आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी, ब्रिंग फोर्थ दी इन्वेंशन, इस टाइप से लिखेंगे। ओके। तो ये था ब्रिंग फोर्थ यानी कि किसी को बर्थ जन्म देना, एंड ब्रिंग डाउन सत्ता से हटाना। ओके। थर्ड इज ब्रिंग फॉरवर्ड, किसी चीज़ को ब्रिंग फॉरवर्ड आगे ले जा रहे हैं, तो मतलब ब्रिंग फॉरवर्ड किसी चीज़ को किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कोर्ट में पेश करना। जज आस्क्ड मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड अ फ्यू फैक्ट अबाउट द प्रूफ अगेंस्ट हिम, तो जो जज थे उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी पार्टी ने के खिलाफ आप पे केस है, तो कुछ डॉक्यूमेंट लाइए या कुछ ऐसे फैक्ट या रिकॉर्ड वगैरह पेश करिए, ब्रिंग फॉरवर्ड पेश कीजिए, जिससे अपन इस केस में बढ़त ले पाएँ, इस टाइप से। ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि पेश करना, सबूत वगैरह या प्रस्तुत करना कुछ डॉक्यूमेंट। ओके। या फिर और कोई चीज़ भी प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन मीन्स होता है पैदा करना, टू प्रोड्यूस ईल्ड और एंड, तो ये फिर से आ गया ईल्ड, कितनी बार आ गया है। आवर कंपनी बिल, ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, इतनी बार रिपीट होगा तो। आवर कंपनी बिल ब्रिंग इन अ ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ, तो हमारी जो कंपनी है इस महीने बहुत ज़्यादा ब्रिंग इन यानी कि पैदा करेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमारी कंपनी इस साल, सॉरी इस मंथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ईल्ड करेगी। ईल्ड यानी ईल्ड मीन्स होता है जनरेट यानी कि पैदावार। इधर मेन वर्ड क्या है? ब्रिंग इन, जो हमें याद करना है। ब्रिंग इन यानी कि पैदा करना। ओके। कोई चीज़ जनरेट करना, सो ब्रिंग इन पैदा करना, एंड ब्रिंग फॉरवर्ड किसी के सामने पेश करना, याद रखेंगे। ओके। नंबर फिफ्थ इज ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है टू कैरी अ सक्सेसफुल प्लान और सक्सेसफुल कंक्लूजन, किसी चीज़ को कैरी ऑफ किया जा रहा है तो उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा रहा है, सफलतापूर्वक किसी चीज़ या किसी काम को किया जा रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ब्रिंग ऑफ। गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ऑफ, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट। चेंजेस इन द लैंड बिल, जो लैंड बिल था उसमें गवर्नमेंट सक्सेसफुल चेंजेस लाई है, यानी कि ब्रॉट ऑफ में सफलतापूर्वक उसमें जो चेंजेस करने थे उनको गवर्नमेंट ने किया है, यानी कि सफलतापूर्वक। ब्रिंग ऑफ यानी कि सफल होना किसी काम में। ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पे। सो फर्स्ट इज अलाइट एट, अलाइट तो अपन 2 दिन से पढ़ रहे हैं। अलाइट 1 पढ़ा था, अलाइट फ्रॉम किसी वाहन से उतरना, अलाइट एट किसी जगह पे उतरना, किसी स्थान पे उतरना, तो अलाइट एट एंटीना, एंटीना छत पे लगा रहता है, तो पक्षी एंटीने पर उतर गई, तो अलाइट एट हो गया। ठीक है। सेकेंड इज एनॉय विद, एनॉय विद होता है किससे? पर्सन के लिए, किसी पर्सन से आप एनॉय परेशान हो रहे हो, किसी पर्सन से नाराज होना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एनॉय विद। एंड एक और होता है एनॉय एट, एनॉय एट किसी चीज पे किसी काम पे नाराज होना, एनॉय विद समवन एंड एनॉय एट समथिंग, एनॉय एट मिसबिहेवियर ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है। तो एनॉय एट किसी की हरकतों पे, किसी के बिहेवियर पे, एनॉय एट हर बिहेवियर। ठीक है। तो एनॉय एट होता है किसी मतलब एनॉय विद पर्सन के लिए, एंड पर्सन के अलावा और कुछ हो तो एनॉय एट। ठीक है। नंबर फोर्थ इज एस्पायर आफ्टर, आप लोग हैं एस्पायरेंट्स, तो एस्पायरेंट से इधर वर्ड यूज हुआ है एस्पायर, यानी कि लालसा करना। आप लोगों में भी लालसा है ना CGL क्रैक करने की, CHSL जो भी जिसका ड्रीम हो, होना तो UPSC चाहिए।
है ना, थिंक बिग। इट इज ह्यूमन नेचर टू एस्पायर आफ्टर फेम। तो यह ह्यूमन नेचर है कि लोग फेम के पीछे भागते हैं। एस्पायर आफ्टर यानी कि सबको फेम पाने की लालसा है, तो एस्पायर आफ्टर स्पेशली फेम के लिए यूज होता है। एंड एक और है एस्पायर टू। एस्पायर आफ्टर था फेम के लिए, एंड एस्पायर टू सम पोस्ट, कोई पोस्ट के लिए लालसा होना, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर यूपीएससी किसी का टीम हो तो डीएम, एसडीएम, कलेक्टर वगैरह। ओके, सो एक था एस्पायर टू एंड वो था क्या, एस्पायर आफ्टर फेम एंड एस्पायर टू सम पोस्ट, किसी पद की महत्वाकांक्षा रखना। एंड लास्ट आर क्या है हमारे पास, यूजफुल वर्ड्स फॉर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के लिए यूजफुल वर्ड, सो फर्स्ट इज एप्रीहेंड, एंड इसके सेम है, मतलब जो सेम दे दिए जाते हैं, एप्रीहेंड एंड कंप्रीहेंड। तो कंप्रीहेंड एंड एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट और कैच समवन टू परसीव विथ फियर। ओके, सो एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को अरेस्ट कर लेना, एप्रीहेंड। और किसी चीज़ को समझने के सेंस में भी होता है कि आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं बट थोड़े से डर के साथ, तो उस सेंस में भी यूज होता है एप्रीहेंड। और अरेस्ट के सेंस में तो होता है मतलब किसी को एप्रीहेंड कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, धर लिया पुलिस ने, तो वो हो गया एप्रीहेंड। एंड कंप्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। आई फेल टू कंप्रीहेंड देयर एटीट्यूड, मैं उनके एटीट्यूड को समझने में असमर्थ रहा। ओके, सो एप्रीहेंड एंड कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंड में समझना एंड एप्रीहेंड का मतलब भी समझना होता है, बट एप्रीहेंड का ज़्यादा मतलब होता है क्या, पुलिस ने किसी को धर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया। ओके, सेकेंड इज एडमिशन एंड एडमिटेंस। तो एडमिशन किस सेंस में होगा एंड एडमिटेंस, एडमिटेंस मैंने कल भी बताया था, एडमिट इनटू। एडमिटेंस होता है फिजिकल रूप से आप अंदर जा रहे हो, बट एडमिशन किस सेंस में कि किसी का एडमिशन किसी जगह हो गया है, तो ये बोलने के सेंस में एडमिशन यूज करेंगे। जैसे सी फेल्ड टू गेन एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ हर चॉइस, मतलब वह अपने चॉइस के यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने में फेल हो गई, तो ये मतलब एक तरीके से बोलने के सेंस में, मतलब रियली में वहाँ एंटर करने के सेंस में नहीं हो रहा है, सिर्फ बोलने के सेंस में यूज हो रहा है, तो इधर यूज होगा एडमिशन। एंड इधर देखें एडमिटेंस, ही वाज रिफ्यूज एडमिटेंस इनटू द कंट्री, तो जब वह कंट्री में प्रवेश कर रहा था फिजिकल तौर पर खुद चल के, तो उसको मना कर दिया गया, वहाँ पे परमिशन नहीं दी गई, तो इधर यूज होगा एडमिटेंस। तो वाओ, कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने कंप्लीट कर लिए हैं 7 लेक्चर्स। एंड अगले लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट डे, सो रिवाइज करते रहिए, टेलीग्राम वगैरह पर ये सब मिल जाता है। बाकी बुक लेनी हो तो उसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड बाकी खुश रहिए एंड अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, एंड एग्ज़ाम इस बार बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एकदम फोड़ना है। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, टाटा।